बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 10वीं जमात में तारीख के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है सियाहत और तारीख। आज का मौजू बहुत ही दिलचस्प है। आइए सबक के अहम निकात पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले सियाहत की रिवायत, उसके बाद सियाहत की किस्में, सियाहत का फरोग, तारीखी मकामात की निगहदाश्त और तहफ़्फ़ुज़, और आखिर में सियाहत और मुसाफिर नवाजी शोबे में रोजगार के मौक़े। पिछले सेशन में हमने सियाहत का मफ़हूम समझने की कोशिश की। सियाहत किसे कहते हैं? किसी ख़ास मकसद के तहत किसी दूर दराज के मकाम की सैर के लिए इख्तियार किए गए सफ़र को सियाहत कहते हैं। सियाहत के लिए अंग्रेजी में लफ्ज़ है टूरिज्म। रोज़ की थका देने वाली मशगूलियात से आदमी मुख्तलिफ किस्म के तनाव का शिकार हो जाता है, इसलिए कोई तफरीही मशगला ज़रूरी हो जाता है। इस तनाव को दूर करने के लिए अजीज़ों, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ छुट्टियों में कुदरत के हसीन नज़ारों की सैर करने के लिए फितरत की गोद में पहुंच जाते हैं। इस तरह ज़हनी तनाव कम करने के लिए रोज़मर्रा के माहौल से दूर चंद दिनों के लिए कहीं जा बसते हैं। ज़हनी तौर पर खुश-खुर्रम रहने के लिए हम कुदरती मनाजिर वाले, तारीख़ी, तहज़ीबी अहमियत वाले मकामात की सैर करते हैं। इसे ही सियाहत कहते हैं। जदीद दौर में सियाहत आज़ादाना तौर पर मकामी, बैन रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी पेशा बन चुका है। सियाहत बाकायदा एक सनत का दर्जा रखती है। मुल्की और गैर मुल्की कदीम इमारतें, तारीख़ी शोहरत याफ्ता और कुदरती नज़ारों से मालामाल मकामात, कदीम फ़नकाराना मसनूआत के मराकज़, मजहबी मकामात, सनती और दिगर मंसूबों का जायज़ा लेना वग़ैरह सियाहत की तरग़ीबात में शामिल हैं। मतलब ये कि लोग मुल्की और गैर मुल्की कदीम इमारतों, तारीख़ी शोहरत याफ्ता और कुदरती नज़ारों से मालामाल मकामात की सैर व सियाहत के लिए तो जाते ही हैं, मगर ऐसे इलाक़ों को भी सैर करते हैं जो कदीम फ़नकाराना मसनूआत के लिए मशहूर हों, जहाँ मखसूस अशिया की पैदावार की जाती हो। मिसाल के तौर पर कोल्हापुर,
कोलापुरी चप्पल के लिए मशहूर है। तो लोग जब वहाँ जाते हैं तो कोलापुरी चप्पल खरीदते हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो तिजारत की गर्ज से कोलापुर का सफ़र करते हैं। वहाँ से कोलापुरी चप्पल खरीदकर अपने अपने इलाकों में उसे फरोख्त करते हैं। तो कोलापुरी चप्पलें पूरे भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इसके अलावा पिछले सेशन में हमने देखा था कि महाराष्ट्र में सावंतवाड़ी लकड़ी के खिलौनों के लिए मशहूर है। एंड दिस इज टाई एंड डाई, बांधनी या बंदेज जिसे कहा जाता है। राजस्थान इसके लिए मशहूर है। आपने भी इसके दुपट्टे, सूट और साड़ियां जरूर देखी होंगी। दुनिया भर में इस आर्ट के शौकीन मौजूद हैं और बाकायदा बंदेज की खरीदारी के लिए राजस्थान आते हैं। ये हैं कश्मीरी कालीन, अपनी बुनाई, अपनी डिज़ाइन और खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर। लोग बाकायदा इनकी खरीदारी के लिए भी कश्मीर का रुख करते हैं। जो तिजारत करना चाहते हैं कश्मीरी कालीन की, वो कश्मीर जाकर इन्हें खरीदते हैं। कालीन के अलावा कश्मीरी शॉल और दिगर मसनूआत भी दुनिया भर में पसंद की जाती हैं। तो देखा आपने, कुछ इलाके कदीम फनकाराना मसनूआत और ख़ास अशिया की पैदावार के लिए मशहूर हैं। तो लोग न सिर्फ सैर व सियाहत के लिए बल्कि तिजारती नुक्ते नज़र से भी उन इलाकों का सफ़र करते हैं। कुदरती और मसनूई चीज़ों की दिलकशी और अज़मत का अज़ खुद मुशाहिदा करने की ख्वाहिश दुनिया भर के सयाहों को होती है। कुदरती नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सयाह एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र करते हैं। स्नोफॉल देखना हो या बर्फ से ढकी चोटियाँ, फूलों भरी वादियाँ हों या इंसानी फनकारी के नमूने, ये तमाम चीज़ें दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ राग़िब करती हैं और वो इन नज़ारों को अपनी आँखों से देखना पसंद करते हैं। कुदरती और मसनूई चीज़ों की दिलकशी और अज़मत का अज़ खुद मुशाहिदा करने की ख्वाहिश दुनिया भर के सयाहों को होती है। इसी वजह से बर्फानी चोटियाँ, समुंदरी साहिल, घने जंगलात जैसे मखदूश इलाके सियाहत में शामिल हुए। मखदूश यानी वसवसा किया हुआ या खदशे से भरा हुआ। तो आप देख सकते हैं इन इलाकों में आबादी ना के बराबर है, मगर फिर भी सैर व सियाहत के शौकीन इन इलाकों में जाना पसंद करते हैं। इसी वजह से ये इलाके सियाहत में शामिल हुए। लियोनार्डो डा विंची की बनाई हुई शाहकारे ज़माना पेंटिंग मोनालिसा दुनिया भर में मशहूर है। फिलहाल ये पेंटिंग पेरिस के लॉर म्यूजियम में रखी हुई है। क्या आप जानते हैं हर साल कितने शायकीन मोनालिसा को देखने के लिए लॉर म्यूजियम विजिट करते हैं?
10 million visitors. It is the world's most visited museum, averaging 15,000 visitors per day, 65% of whom are foreign tourists. آپ جانتے ہیں سیاحت ایک صنعت کا درجہ رکھتی ہے اور اس صنعت کی وجہ سے کئی دوسرے پیشے، کئی دوسری صنعتیں فروغ پاتی ہیں. اس کا ذکر انشاءاللہ تفصیل سے ہم سبق کے آخری حصے میں کریں گے. تو مختلف حکومتیں یہ چاہتی ہیں کہ سیاح ان ممالک میں آئیں تاکہ روزگار کے مواقع فروغ پائیں، اور اسی لیے مختلف سمعی و بصری تشہیری ذرائع ابلاغ کی مدد سے پروگرام تیار کیے جاتے ہیں. بھارت میں بھی اس طرح کے تشہیری پروگرامز تیار کیے گئے ہیں جن سے ہمارے ملک کی خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے. دنیا کے مختلف ممالک ٹورسٹ اٹریکشن کے لیے اس طرح کے تشہیری پروگرامز بناتے ہیں. اس میں اپنے ملک کے قدرتی نظاروں، تاریخی عمارتوں اور اہم مقامات کی تشہیر کی جاتی ہے. سیاحت کی قسموں میں عموماً مقامی، بین ریاستی، بین الاقوامی، مذہبی، تاریخی، طبی، سائنسی، زرعی، اتفاقی، کھیل وغیرہ شامل ہیں. کیا آپ نے کبھی سوچا تھا سیاحت کی اتنی مختلف قسمیں بھی ہو سکتی ہیں؟ آئیے سیاحت کی مختلف قسموں کا مطالعہ کرتے ہیں. سیاحت کی قسموں میں مقامی، بین ریاستی، بین الاقوامی، مذہبی، تاریخی، طبی، سائنسی، زرعی، اتفاقی، کھیل وغیرہ شامل ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے مقامی اور بین ریاستی سیاحت کی. سیاسی سرحدوں کے مطابق سیاحت کی دو اقسام ہوتی ہیں. ملکی سیاحت، جسے مقامی اور بین ریاستی سیاحت بھی کہتے ہیں. ملک کے اندرونی علاقوں کی سیاحت کو ملکی سیاحت کہتے ہیں. مثلاً مہاراشٹر کے لوگ سیاحت کے لیے تامل ناڈو ریاست میں کنیا کماری کی سیر کو جانا، ناگپور کے سیاحوں کا ایلورا اور اجنتا غار دیکھنے کے لیے اورنگ آباد جانا. ملک کے اندرونی علاقوں کی سیاحت کو ہم ملکی سیاحت کہتے ہیں. اس میں اگر آپ ایک ہی ریاست کے اندر مختلف علاقوں کی سیر کریں تو اسے مقامی سیاحت، اور ایک ریاست سے دوسری ریاست جائیں تو اسے بین ریاستی سیاحت کہتے ہیں. مثلاً مہاراشٹر کے لوگ سیاحت کے لیے تامل ناڈو ریاست میں کنیا کماری کی سیر کے لیے اگر جائیں، یا ناگپور کے سیاحوں کا ایلورا اور اجنتا غار دیکھنے کے لیے اورنگ آباد جانا بین ریاستی سیاحت کہلاتا ہے. بین کا مطلب ہوتا ہے درمیان، یعنی مختلف ریاستوں کے درمیان. تو ایک ریاست سے دوسری ریاست میں سیاحت کے لیے جانا بین ریاستی سیاحت کہلاتا ہے. مقامی اور بین ریاستی سیاحت میں سفر بہت آسان ہوتا ہے. ملکی سطح پر ہونے کی وجہ سے اس میں زبان، رواج، دستاویزی خانہ پوری وغیرہ کی زیادہ دشواری نہیں ہوتی.
ہم اپنے ہی ملک میں سفر کر رہے ہیں ایک ریاست سے دوسری ریاست میں یا ایک مقام سے دوسرے مقام میں تو سفر مشکل نہیں ہوتا. ہم اپنے ملک میں بولی جانے والی مختلف زبانوں سے کچھ حد تک واقف ہوتے ہیں، رسم و رواج سے ہماری واقفیت ہوتی ہے اور دستاویزی خانہ پوری اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ غیر ممالک میں سیر کے لیے ہوتی ہے. خاص بات یہ ہے کہ ہم اپنی سہولت سے اس کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں. چونکہ اس میں دستاویزی خانہ پوری وغیرہ کی زیادہ دشواری نہیں ہوتی، اس لیے ہم اپنی سہولت سے اس کی پلاننگ کر سکتے ہیں. تو سیاسی سرحدوں کے مطابق سیاحت کی دو اقسام ہوتی ہیں. ان میں پہلی ہے ملکی سیاحت، جس میں مقامی اور بین ریاستی سیاحت کے متعلق ہم نے ابھی جانا. دوسری سیاحت کی قسم ہے غیر ملکی سیاحت. اپنے ملک کی سرحد پار کر کے کسی دوسرے ملک کی سیاحت کرنے کو غیر ملکی سیاحت کہتے ہیں. مثلاً بھارت کے سیاحوں کا سیاحت کے لیے سوئٹزرلینڈ جانا، امریکہ کے سیاحوں کا سیاحت کے لیے بھارت آنا، یہ غیر ملکی سیاحت ہے. آبی جہاز، ہوائی جہاز اور ریلوے کی وجہ سے بین الاقوامی سیاحت پہلے سے زیادہ آسان ہو گئی ہے. موجودہ دور میں آمد و رفت کے ترقی یافتہ ذرائع موجود ہیں. آبی جہازوں کے ذریعے سمندری ساحلوں پر واقع ممالک جوڑ دیے گئے ہیں. لوگ ساحلی علاقوں میں سیر و سیاحت کے لیے جانا پسند کرتے ہیں، اور چونکہ اب آبی جہازوں کے ذریعے سمندری ساحلوں پر واقع ممالک کو جوڑ دیا گیا ہے، لہٰذا ان علاقوں میں سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. یورپ کی سیر کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے بھی خوشخبری ہے. ریلوے کی پٹریوں نے تمام یورپ کو جوڑ دیا ہے. تو آپ ریل کے ذریعے پورے یورپ کی سیر کر سکتے ہیں. ریل میں سفر کرتے ہوئے باہر کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہونا ایک خوشگوار تجربہ ہے. یورپ کو ریل کی پٹریوں کے ذریعے جوڑ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے سیاحوں کو اب یورپ کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہونے میں کافی سہولت ہو گئی ہے. کچھ نظارے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. آمد و رفت کے ذرائع میں ہوائی جہاز کی اہمیت سے بھلا کسے انکار ہے. ہوائی جہاز کی وجہ سے دنیا قریب ترین ہو گئی ہے. یعنی اب دنوں میں کیا جانے والا سفر کچھ گھنٹوں میں ہی کیا جا سکتا ہے. معاشی وسعت کے بعد بھارت سے غیر ممالک جانے والوں کی اور غیر ممالک سے بھارت آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے. نہم جماعت میں صنعت اور تجارت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ موجودہ دور میں تجارت اور معاشی تعلقات میں شفافیت آ گئی ہے. محنت، سرمایہ، بڑے بڑے بازار اور معلومات کی دنیا بھر میں توسیع ہوئی ہے. عالمی سطح پر لوگوں میں خیالات اور نظریات کا تبادلہ شروع ہوا. اطلاعاتی ٹیکنالوجی میں انقلاب کی وجہ سے دنیا کے واقعات اور معلومات دور دور تک پہنچنے لگے. ملکوں کی سرحدوں کو پہلے جیسی اہمیت نہیں رہی. عہد حاضر میں اعلیٰ تعلیم، تفریح، مقامات کی سیر،
पेशा वाराना काम, मीटिंगें, कॉन्फ्रेंसें वगैरह, फिल्म साजी जैसे कामों के लिए मुल्की और गैर मुल्की सियाहत का तनासुब बढ़ गया है। आप जानते हैं अब लोग आला तालीम के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का रुख करते हैं। अब आला तालीम के हुसूल की राह में फासले कोई रुकावट नहीं है। इसके अलावा तफरीह, मुख्तलिफ मकामात की सैर, पेशा वाराना काम, मीटिंगें, कॉन्फ्रेंसें, इसके लिए लोग गैर ममालिक का सफ़र करने लगे हैं। फिल्म साजी की वजह से भी सियाहत को काफ़ी फ़रोग़ हासिल होता है। फिल्म साज अपनी फिल्म में ज़रूरत के मुताबिक मुल्की और गैर मुल्की खूबसूरत लोकेशंस पर शूटिंग करना पसंद करते हैं। कई फिल्मों में आपने ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखे होंगे। लिहाजा फिल्म साजी जैसे कामों के लिए मुल्की और गैर मुल्की सियाहत का तनासुब बढ़ गया है। हम जानते हैं कि मुल्की सफ़र यानी मकामी और बैन रियासती सियाहत बहुत आसान है। इसमें ज़बान, रिवाज, दस्तावेज़ी खानापुरी वगैरह की ज़्यादा दुश्वारी नहीं होती। मगर क्या आप जानते हैं गैर मुल्की सियाहत के लिए पासपोर्ट, वीज़ा, रवानगी का इजाज़तनामा, सफ़री बीमा और दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात हासिल करना होता है। गैर मुल्की सियाहत के लिए हम जिस मुल्क की सियाहत करने वाले हैं उस मुल्क की करेंसी हमारे पास होना चाहिए, जिसके लिए हमें अपने मुल्क की करेंसी उस मुल्क की करेंसी से तब्दील करना पड़ती है। तो देखा आपने गैर मुल्की सियाहत में मुख्तलिफ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिन्हें पूरा करना ज़रूरी है। पासपोर्ट, वीज़ा, रवानगी का इजाज़तनामा, सफ़री बीमा और दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात हासिल करना होता है। गैर मुल्की सियाहत के लिए हम जिस मुल्क की सियाहत करने वाले हैं उस मुल्क की करेंसी हमारे पास होना चाहिए। अब जानते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक की अपनी करेंसी होती है, तो लिहाजा जिस मुल्क की सियाहत हम करने वाले हैं उस मुल्क की करेंसी हमारे पास होना चाहिए जिसे हम उस मुल्क में खर्च कर सकते हैं, और इसके लिए हमें अपने मुल्क की करेंसी उस मुल्क की करेंसी से तब्दील करना पड़ती है। तारीखी सियाहत। तारीखी सियाहत किसे कहते हैं, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? तारीखी सियाहत आलमी सियाहत की एक अहम किस्म है। तारीख के मुताल्लिक लोगों के तजस्सुस को देखते हुए तारीखी सियाहती सैर का इनेकाद किया जाता है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज से मुताल्लिक किलों के मुहक्किक गोपाल नीलकंठ दांडेकर किलों की सियाहत का इनेकाद करते थे। महाराष्ट्र के ये किले तारीखी नुक्ते नज़र से अहमियत रखते ही हैं, साथ ही साथ अब ये सियाहत के भी अहम मराकज़ हैं। भारतीय सतह पर राजस्थानी किले,
महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे से मुताल्लिक आश्रम, 1857 की जंग आज़ादी से मुताल्लिक मकामात वगैरह जैसे तारीखी मकामात की सैर की मंसूबा बंदी भी की जाती है। भारतीय सतह पर राजस्थानी किले सियाहत के नुक्ते नज़र से बड़ी अहमियत रखते हैं। हर साल लाखों सयाह इन्हें देखने के लिए राजस्थान आते हैं। महात्मा गांधी से मुताल्लिक आश्रम, आचार्य विनोबा भावे से मुताल्लिक आश्रम, 1857 की जंग आज़ादी से मुताल्लिक मकामात वगैरह। भारत में इन तारीखी मकामात की सैर की मंसूबाबंदी भी की जाती है। आगरा में ताजमहल को देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सयाहों का हुजूम रहता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया हों या कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और उनकी फैमिली, अपने बिजी शेड्यूल में से ताजमहल को देखने के लिए वो कुछ वक्त निकाल ही लेते हैं। क्या आप जानते हैं ताजमहल को देखने के लिए हर साल कितने सयाह यहां आते हैं? The Taj Mahal attracts from 7 to 8 million visitors annually. यह है ताजमहल की शान व शौकत और खूबसूरती। चांदनी रात में तो इसका हुस्न दुबाला हो जाता है। सियाहत की एक किस्म है जुग्राफियाई सियाहत। जुग्राफियाई सियाहत, इसमें मुख्तलिफ जुग्राफियाई खुसूसियात के मुशाहिदे के लिए सियाहत की जाती है। मामन, जंगलात, वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की वादी उत्तराखंड, समुंदरी साहिल, जुग्राफियाई खुसूसियात रखने वाले मकामात मसलन लोनार झील वगैरह का शुमार जुग्राफियाई सियाहत में होता है। मामन का लफ्जी मतलब होता है पनागाह, जाए अमन। तो मामन ऐसे जंगलात जहां जानवर अमन के साथ, आज़ादी के साथ अपने कुदरती माहौल में रहते हैं और उन्हें देखने के लिए लोग जंगलात की सैर करते हैं। यहाँ जानवरों को कोई खतरा नहीं होता। शिकार पर तो वैसे भी पाबंदी आयद कर दी गई है। हमारे मुल्क में काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस का जंगलाती मामन, सुंदरबन कौमी बाग वगैरह शामिल है। ये तमाम इलाके जुग्राफियाई सियाहत में शामिल हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की वादी। फूलों की वादी उत्तराखंड में है। देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरत है ये। इसका शुमार जुग्राफियाई सियाहत में होता है। वैली ऑफ फ्लावर्स के अलावा समुंदरी साहिल, अलीबाग का समुंदरी साहिल आप इस वक्त देख रहे हैं। इसके अलावा गोवा भी अपने समुंदरी साहिलों के लिए मशहूर है। महाराष्ट्र में लोनार झील का शुमार भी जुग्राफियाई सियाहत में होता है। कश्मीर में मुख्तलिफ फूलों के बगीचे, ये ट्यूलिप गार्डन, बेताब वैली, इन सब का शुमार जुग्राफियाई सियाहत में होता है।
بہت سے مقامات پر قدرتی مناظر کا مشاہدہ کرنے کی خواہش اور تجسس کے ساتھ بہت سارے سیاح ان مقامات کی سیر کرتے ہیں۔ آج ہم یہیں رکتے ہیں۔ اس سیشن میں ہم نے سیاحت کی مختلف قسموں کا مطالعہ کیا۔ ان میں مقامی، بین ریاستی، بین الاقوامی، تاریخی اور جغرافیائی سیاحت شامل ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم طبی سیاحت، زرعی سیاحت، کھیل سیاحت اور اتفاقی سیاحت کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔